हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं IC-814 कंधार हाईजैक स्टोरी के बारे में। आपको दोस्तों पता ही होगा कि अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में इसी टाइटल के नाम से IC-814 कंधार हाईजैक के नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। और जब से वेब सीरीज आई है तब से पूरे देश में बवाल मच गया है। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी चल रही है। ये वेब सीरीज के बारे में देश के हर न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। हर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इसके कंटेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन ले रही है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तक फाइल कर दी गई है। तो दोस्तों, आखिर जानते हैं कि इसके ऊपर इतना बवाल क्यों मचा है? आखिर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों में इसमें गुस्सा है? बहुत सारे उस वक्त के पत्रकार और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, जो इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री से जुड़े थे, उनकी भी इसके बारे में कुछ राय है जो कि वेब सीरीज से डिफरेंट है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दोस्तों वन बाय वन बताता हूँ कि एक्चुअली इस वेब सीरीज में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ को गलत दिखाया गया है और एक्चुअल स्टोरी थी क्या। तो दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस से जस्ट कुछ घंटे पहले इंडियन एयरलाइंस का IC-814 फ्लाइट जो काठमांडू से दिल्ली आती है, उसको हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने मिड एयर हाईजैक कर लिया और उन्होंने कैप्टन को फोर्स किया कि आप इस फ्लाइट को वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान की तरफ लेकर चलिए, जबकि इसकी शेड्यूल डेस्टिनेशन थी दिल्ली। कैप्टन को उनके प्रेशर में आके और हमारे जो पैसेंजर्स और क्रू थे उनकी जान को बचाने के लिए उनकी हर बात माननी जरूरी थी। तो कैप्टन ने जो फ्लाइट को जो है लाहौर की तरफ मोड़ दिया। जब लाहौर ATC से लैंडिंग की परमिशन मांगी गई तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया और उन्होंने अपने ज़मीन पर उनके लाहौर में फ्लाइट को लैंड करने से मना कर दिया। अब कोई ऑप्शन ना होके कैप्टन को इस फ्लाइट को अमृतसर में उतारना पड़ा। अब जब ये फ्लाइट अमृतसर में उतरी और 45 मिनट तक खड़ी रही, तो उस दौरान बहुत सारी कोशिश की गई कि कैसे भी NSG का ऑपरेशन करके हम इस फ्लाइट के ऊपर यहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर ले, क्योंकि सरकार जानती थी कि एक बार ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस से, इंडियन टेरिटरी से बाहर चला गया तो उसके बाद मैटर इंटरनेशनल हो जाएगा और कोई भी ऑपरेशन करने के लिए उस होस्ट कंट्री की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज की वजह से ये ऑपरेशन हो नहीं सका। और उस वक्त के हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो दिल्ली लौट रहे थे एक विदेशी दौरे से। उस वक्त उनका जो प्लेन होता था बोइंग एयरक्राफ्ट, उसमें भी सैटेलाइट फोन की फैसिलिटी नहीं थी। उस वजह से उनको उस समय टाइम पर सूचना नहीं मिल पाई हाईजैक की, और जब तक उनका प्लेन दिल्ली लैंड हुआ तब तक 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका था। दोस्तों, आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स है, वो सजेशन दे सकते हैं, कोई प्लान बना के दे सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं किसी ऑपरेशन का, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होती है, जो व्हील पावर होती है, वो पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स की होती है। तो उस वक्त एक कोऑर्डिनेशन हो नहीं सका और उस वजह से 3-4 घंटे के दौरान हम कोई भी सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाए। आखिर में आतंकवादियों को कुछ ना कुछ ऐसी भनक लगी कि यहाँ पे अमृतसर में कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है। तो उन्होंने फ्लाइट के कैप्टन को डराने के लिए एक रुपेन कटियाल नाम के जो व्यक्ति थे, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून बना के नेपाल से लौट रहे थे, उनकी बेरहमी से गला काट के हत्या कर दी और कैप्टन को प्रेशराइज किया कि आप कुछ भी करके अमृतसर से प्लेन को टेक ऑफ करिए, जबकि इतना सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं था। जब ये फ्लाइट अमृतसर से टेक ऑफ हुई तब आतंकवादियों ने कैप्टन से कहा कि आप कंधार की तरफ चलिए। कैप्टन ने उनको बताया कि कंधार में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम नाइट में तो वहां पे एयरक्राफ्ट को लैंड कर ही नहीं सकते हैं, और अभी सुबह होने में 7 से 8 घंटे का समय बाकी है, तो हवा में हम प्लेन उड़ा नहीं सकते और इतना फ्यूल भी अवेलेबल नहीं है। तब जाके इस फ्लाइट को दुबई एयरपोर्ट पे उतारा गया। जब ये फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पे उतरी, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने दुबई ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करी कि आप जो घायल है, औरतें हैं और बच्चे हैं, उनको डिबोर्ट करवाया जाए। तो दुबई एयरपोर्ट ने आतंकवादियों के सामने कंडीशन रखी कि हम आपको रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी तभी देंगे जब आप इन लोगों को डिबोर्ट करें। तो आतंकवादियों ने उनकी शर्त मानी और तकरीबन 27 पैसेंजर को दुबई एयरपोर्ट डिबोर्ट किया गया। और रिफ्यूलिंग होने के बाद में तकरीबन सुबह 6:30 बजे ये फ्लाइट कंधार के लिए टेक ऑफ कर चुकी थी। सुबह 8, साढ़े 8 बजे जैसे ही ये फ्लाइट कंधार एयरपोर्ट पे आती है, तालिबानी आतंकवादियों ने, बहुत सारे आतंकवादियों ने AK-47 के साथ पूरे फ्लाइट को घेर लिया। एक्चुअल
में इनको डर था कि कोई इंडियन ऑपरेशन, कोई कोवर्ट ऑपरेशन ना कर दे, इस वजह से उन्होंने इतने सारे तालिबानी मिलिटेंट को वहीं पे पहले से तैनात करके रखा था। और पूरे ऑपरेशन के दौरान वो रनवे के ऊपर ही बैठे रहे, हर कोई वहाँ पर AK-47 के साथ पहरा देता था। तो दोस्तों इस तरह का एक ऑपरेशन था और तकरीबन 6 से 7 दिनों का निगोशिएशन चला और आखिर में 31 दिसंबर की शाम को सारे पैसेंजर्स को सही सलामत हमारे हिंदुस्तान वापस लाया गया। उस दौरान इस रिस्की ऑपरेशन में हमें एक खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि हमें कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा 2 आतंकवादियों के साथ में। और कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट शायद यही करती, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करना किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये फैसला उनको लेना पड़ता है। तो हमें भी एक कोलेटरल डैमेज को झेलना पड़ा और इस तरह के से भारत की सरकार ने हमारे जो पैसेंजर्स थे उनको वापस लेके आए, कैबिन क्रू को वापस लेके आए। तो दोस्तों ये थी एक्चुअल स्टोरी। और उस दौरान बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हुई है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, लेकिन इस वेब सीरीज़ को पूरी तरीके से गुड़ गोबर बना दिया गया है। इस वेब सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत दिखाई गई है। सबसे पहले तो लोगों को जो आपत्ति है कि जो इन आतंकवादियों के असली नाम थे जो इस्लामिक है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इनको इनके कोड वर्ड के नाम से, जैसे कि डॉक्टर, चीफ, बर्गर और भोला शंकर, जो इन्होंने एक्चुअल में ऑपरेशन में यूज किए थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, सिर्फ उतना ही दिखाया गया है। तो दोस्तों एक तो भोला और शंकर भगवान शंकर के नाम से है, तो वैसे ही लोग इसके बारे में नाराज है कि भाई आपने कैसे हमारी कम्युनिटी को इससे जोड़ दिया जबकि हमारा इससे लेना देना नहीं है, और आपने इनकी असली आइडेंटिटी क्यों छुपा के रखी, कहीं पर भी आपने मेंशन क्यों नहीं किया। आखिर में बहुत सारा जब कंट्रोवर्सी बढ़ा तब नेटफ्लिक्स ने कहा कि ठीक है हम इसके ऊपर एक डिस्क्लेमर पुट कर देंगे और वहां पे हम जो आतंकवादी हैं उनके असली नाम डिस्प्ले कर देंगे। हालांकि इसके ऊपर भी अब खबरें आ रही है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, बाकी जगह पे जो नेटफ्लिक्स में जो NRIs वेब सीरीज देख रहे हैं दूसरे कंट्री में, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये भारत सरकार को जस्ट एक उल्लू बनाने का एक तरीका इन्होंने निकाला है कि जस्ट एक हिंदुस्तान में वो डिस्क्लेमर दिखेगा। तो इसके ऊपर भी और भी रिएक्शंस पे रिएक्शंस आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों इसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, IB चीफ, IB रॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसके जो ऑफिसर्स हैं उनको पूरी तरीके से जोकर दिखाया है। इसमें पूरे वेब सीरीज में ये लोग सिर्फ चाय, कॉफी और सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं। जब टेंस सिचुएशन है, जब टेररिस्ट के साथ में निगोशिएशन चल रही है, तब ऐसा दिखाया जाता कि जैसे वो उनको छेड़ रहे, टीज कर रहे आतंकवादियों को, और उनके साथ में एक फोड़ता और मजाक चल रही है। जबकि आपको पता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज और जो ऑफिसर होते हैं एक बहुत ही प्रोफेशनल, हमारी जो एजेंसी है एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो कंडक्ट करते हैं। वो एक बिल्कुल मिशन ओरिएंटेड होते हैं, सीरियस होते हैं। तो इस बारे में इनको बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग दिखाया गया है, जो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसी की छवि को खराब करने की बहुत कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज में दोस्तों ये 5 आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये सारे आतंकवादी ISI के साथ मिलकर इन्होंने इस हाईजैक को अंजाम दिया था, लेकिन पूरे वेबसाइट में कहीं पर भी इनकी रियल आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है। ये कहाँ से थे, पाकिस्तान से थे, ये बताया नहीं जाता है। इसमें ISI का रोल था, ISI ने पूरा ये ऑपरेशन करवाया था, इसमें वो बिल्कुल छुपा दिया जाता है, वहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है। हालांकि इसको डाइवर्ट कर दिया गया कि एक अफगानी ऑपरेशन था जिसमें कुख्यात आतंकवादी जो ओसामा बिन लादेन है उन्होंने ये ऑपरेशन करवाया, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है कि ये पूरा ऑपरेशन जो था ये ISI ने करवाया था, पाकिस्तान ने करवाया था। उस वक्त परवेज मुशर्रफ की जो मिलिटेंट गवर्नमेंट आई थी नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके, उनके वॉच में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। लेकिन इसको भी अनुभव सिन्हा ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है और एक अलग ही तरीके से उन्होंने नैरेटिव करने की कोशिश की गई है। इसमें अनुभव सिन्हा दिखा रहे कि आतंकवादियों को एक समय के बाद में बड़ा बुरा लग रहा है और वो पैसेंजर्स की चिंता कर रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले ही दिखाया जाता कि उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक पैसेंजर का गला काट दिया था बिल्कुल बिना सोचे। तो ये दोस्तों एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें है। हालांकि उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, इसमें उनकी एक आइडियोलॉजी और एक उनका जो नज़रिया है उसको उसमें घुसेड़ने की कोशिश करी है, जो कि उसमें वो बहुत तरीके से फेल हो गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी रिएक्शंस है और इसमें भारत को एक पूरी तरीके से बहुत ही लाचार देश बताया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट है, इसमें जो इनके मंत्री है, इनको क्लूलेस दिखाया गया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसको कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। हालांकि वो इंटेलिजेंस फेलियर था,
कोऑर्डिनेशन फेलियर्स भी था, लेकिन भारत की सरकार और हमारे जो ऑफिसर्स थे वो हाथ पे हाथ धरे बैठ के नहीं थे। आतंकवादियों ने तकरीबन 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग करी थी, जिसके बदले में हमने मसूद अजहर के साथ में 2 आतंकवादी को छोड़कर पूरे पैसेंजर को सही सलामत हमने वापस लाया था। तो दोस्तों ये सारी जो ऑपरेशंस है, इसके ऊपर 36 के बदले हमने सिर्फ 3 छोड़े, ये भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और इसमें वेब सीरीज में दिखाया गया कि जैसे भारत के जो ऑफिसर्स है वो सामने से प्रेजेंट करें कि भाई आपको मसूद अजहर चाहिए तो आप मसूद अजहर को ले लीजिए, टाइम पास मत करिए। जबकि दोस्तों आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि इतने बड़े आतंकवादी को भारत सरकार खुद उनको हैंडओवर करने के लिए रेडी हो। तो ऐसा तो दोस्तों एक बहुत ही सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है। तो एक वेब सीरीज में पूरी तरीके से मजाक बना दिया गया है, जबकि इसके ऊपर दोस्तों एक्चुअल में उस वक्त जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से मसूद अजहर को ना छोड़ना पड़े, इसके ऊपर कोशिश की होगी। अब हालांकि सारी चीजें जो सिक्योरिटी वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती और आनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे एक बहुत ही घटिया सी स्क्रिप्ट आपको परोसी है। आप दोस्तों ये कंधार हाईजैक वाली जो ऑपरेशन था, ये भारत की एविएशन हिस्ट्री में सबसे लंबा ऑपरेशन था, 7 दिन का। इसके पहले भी हाईजैकिंग हुई है, लेकिन ऐसा पेंट कर दिया गया कि जैसे ये वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में पहली बार हुआ है। और कांग्रेस और इतना ही नहीं, और जो मीडिया है उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उछाला। उन्होंने हॉस्टेजेस की जो फैमिली थी उनको बहुत इंस्टिगेट किया। हॉस्टेजेस की फैमिली लगातार प्रधानमंत्री रेसिडेंस, पूरे दिल्ली को घेराव करके नारेबाजी करती रही, गवर्नमेंट को प्रेशर डालती रही। उनका कहना था कि आप इन आतंकवादियों को चाहो तो कश्मीर दे दो, आप इनको जो चाहे सब दे दो, लेकिन हमें हमारे जो घर वाले हैं, हमें हमारी फैमिली सही सलामत चाहिए। हमें और कोई चीज़ नहीं, देश और देश का ही चाहे भाड़ में जाए, हमें हमारी परिवार चाहिए। इस दौरान दोस्तों जसवंत सिंह ने भी हॉस्टेजेस की फैमिली को मिलने की कोशिश करी, लेकिन उनको भी बहुत तरीके से उन्होंने जस्ट एक मॉब लिंचिंग काइंड ऑफ उन्होंने एक्सपीरियंस किया। वहां से जसवंत सिंह को निकलना पड़ा। एक इवनिंग जब ऑपरेशन चल रहा था तो जो स्क्वाड्रन लीडर थे अजय आहूजा, उनकी जो वीडियो थी, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई मैं हॉस्टेजेस की फैमिली से बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने जब बात करी, उन्होंने कहा कि देखिए आप सरकार के ऊपर प्रेशर मत डालिए, सरकार सारी चीजें कर रही है, आतंकवादियों को पकड़ने में बहुत सारे शहीद अपनी जान देते हैं, तो आप प्लीज ऐसा कुछ भी कंडीशन मत रखिए जिसकी वजह से सरकार को आतंकवादियों को छोड़ना पड़े। तो वहां पे भी लोगों ने इमीडिएटली बैकलैश किया कि भाई आप तो विधवा हो चुकी हो, आपका पति मर चुका है, अब आप विधवा हो चुकी तो क्या चाहती हो आप हम लोग भी विधवा हो जाए, आपके पति ने क्या सेक्रीफाइस किया, इससे हमारा क्या लेना देना, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो उनकी पत्नी एकदम सहम गई और उनको वहां से बच के निकलना पड़ा। तो दोस्तों इस तरह का पूरा माहौल बना दिया गया था। कांग्रेस भी इसके ऊपर बहुत हवा दे रही थी, इन्होंने बहुत एडवांटेज लेने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर डाला। इवन जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ और सारे पैसेंजर वापस आए, ये फ्लाइट वापस आ गई थी, तब उन्होंने एक नया नैरेटिव करना शुरू कर दिया कि भाई वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने आतंकवादियों के सामने हथियार डाल दिए, उन्होंने घुटने टेक दिए, भारत सरकार की नाक कट गई, और आतंकवादी जो हमने पकड़े थे उनको एनडीए की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। तो इस तरह का नैरेटिव भी फैलाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी थी, इसको अगर अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट किया गया होता तो एक बहुत ही धमाल और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर बन सकती थी। लेकिन ये मौका जो है अनुभव सिन्हा ने अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के चक्कर में पूरी तरीके से गंवा दिया। एक बहुत अच्छी स्टारकास्ट इसमें थी, नसरुद्दीन शाह से लेके विजय वर्मा से लेके पंकज कपूर, कुमुद मिश्रा, और भी बड़े बड़ा कलाकार इसमें, इतनी बड़ी स्टारकास्ट है जो पूरी तरीके से वेस्ट हो गई है। इस स्टोरी को मतलब एक्चुअली आपको लगता ही नहीं कि आप इस स्टोरी से जुड़े हुए हो, आपको बस इतना लगता है पूरी वेब सीरीज के दौरान, आपको जस्ट इतना लगता है कि हम कितने लाचार थे, हम बिल्कुल जैसे उन आतंकवादियों ने इतने इजीली सब कुछ कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए। आपको पूरे वेब सीरीज में लाचारी फील होगी। तो दोस्तों ये एक्चुअली इस तरह से नहीं था, उस वक्त हमारी भी गलतियां थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन उसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करके भारत सरकार ने ये ऑपरेशन को कंडक्ट करके अपने नागरिकों को वापस लाया था। और दोस्तों इस दौरान भारत ने बहुत सारे देशों से मदद मांगने की कोशिश करी, अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और भी वेस्टर्न कंट्रीज से। चूंकि हमने 1 साल पहले पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो अमेरिका और बाकी
जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो हमसे बहुत नाराज थे। उन्होंने हमें उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज किया था। अमेरिका ने तो हमारे ऊपर सैंक्शंस तक लगा दिए थे। उसकी परवाह न करते अटल जी ने देश को आगे ले गए और हमारा देश उस वक्त न्यूक्लियर पावर बना। हमसे कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सैंक्शन नहीं लगा। तो ये सारा जो ज्ञान था वो सिर्फ भारत के लिए था। तो इस सिचुएशन में हमारी सरकार ने ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया था और अपने नागरिकों को वापस लाए थे। तो दोस्तों, आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको इमीडिएट उसके बारे में इन्फॉर्म हो। तो दोस्तों, आप मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए इस जर्नी में। इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ मेरी मदद करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हो या कोई वीडियो चाहते मैं बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों, आप प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ इस तरह बनाए रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और इसी तरीके से मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ में, एक एनालिसिस के साथ में एक वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।